हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज के वीडियो में जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। पिछला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। कुछ क्वेश्चंस के अपलोड करना बाकी, वो मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा। बट मैं अब साथ साथ में पैरेलल एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, इशू ऑफ डिबेंचर। अब क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं डिबेंचर की, सबसे पहले समझना व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड डिबेंचर। ठीक है ना। देखो, डिबेंचर इज बेसिकली द लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर इज बेसिकली द लॉन्ग टर्म डेट। डेट का मतलब होता है इट इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी। मेरी बात फिर से ध्यान देना बच्चों। डिबेंचर इज बेसिकली द लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द कंपनी। डेट मतलब आप कह दो इट इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी। डिबेंचर के ऊपर ध्यान रखना, द कंपनी पे फिक्स अमाउंट नोन एज इंटरेस्ट। फिक्स अमाउंट जिसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। जबकि अगर मैं बात करता हूं शेयर की, तो उसके ऊपर कंपनी पे फिक्स अमाउंट नोन एज डिविडेंड। तो डिबेंचर आर बेसिकली नथिंग बट इट इज अ लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द कंपनी, जिसके ऊपर कंपनी क्या पे करती है, फिक्स अमाउंट पे करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। जबकि शेयर के ऊपर जो कंपनी अमाउंट पे करती है उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड। ठीक है ना। तो डिबेंचर आर नथिंग बट इट इज अ लॉन्ग टर्म डिबेंचर, लॉन्ग टर्म डेट है। डेट मतलब बोरोइंग होता है, जिसके ऊपर कंपनी फिक्स अमाउंट पे करती है, इंटरेस्ट। अब क्या होता है, हम लोग जब भी बात करते हैं डिबेंचर की, तो अकाउंटिंग कैसे होगा इशू ऑफ डिबेंचर का, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कंपनी डिबेंचर को इशू करती है, अकाउंटिंग पैटर्न वही होगा जैसा हमने शेयर में डिस्कस किया था, थोड़ा सा चेंजेस के साथ। बट जैसे हम लोग वहां करते थे ना शेयर कैपिटल, अब बच्चों यहां पर शेयर कैपिटल नहीं होगा। जैसे मान लो कंपनी डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है 10% का, तो हो जाएगा 10% डिबेंचर। अज्यूम करो कंपनी डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है 8% का, तो हो जाएगा 8% डिबेंचर। मतलब डिबेंचर के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट की रेट है उस नाम से डिबेंचर चलेंगे हमेशा। तो डिबेंचर आर बेसिकली दो सिक्योरिटी ऑन विच द कंपनी फेज फिक्स अमाउंट नोन एज इंटरेस्ट। इट कैन ऑल्सो बी नोन एज लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑफ द कंपनी। शेयर के ऊपर जैसे कंपनी पे करती है डिविडेंड, डिबेंचर के ऊपर हमेशा क्या पे होगा, इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो यह बेसिक नोटिंग करते हैं, फिर मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं। हेडिंग लगाओ, चैप्टर नंबर 9, इशू ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट। डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी रिप्रेजेंटिंग अ डेट। रिप्रेजेंट क्या कर रही है, एक कर्जा रिप्रेजेंट कर रही है। डेट मतलब एक कर्जा है। इट इज सिक्योरिटी ऑन विच कंपनी पेज फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसी सिक्योरिटी जिसके ऊपर कंपनी क्या पे करती है, फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन टू whom द कंपनी इशू डिबेंचर आर नोन एज डिबेंचर होल्डर। अब हमने शेयर में डिस्कस किया था, जिसको शेयर इशू करते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। डिबेंचर में ध्यान रखना, जिसको डिबेंचर इशू करते हैं दे आर नोन एज डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग द डेट ऑफ द कंपनी। कर्जा है कंपनी का। मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इज फिक्स्ड एंड डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू इटसेल्फ। अब क्या मोड होगा और कैसे कैसे रीपेमेंट होगा प्रिंसिपल का, मतलब प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो सब कुछ क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है और डिसाइड होता है एट द टाइम ऑफ इशू। अब पता है, जैसे इक्विटी के डिविडेंड होते हैं, इक्विटी का डिविडेंड वेरिएबल होता है। मेरी अर्निंग अच्छी है तो मैं डिविडेंड ज़्यादा भी दे सकता हूँ। बट डिबेंचर में एक चीज ध्यान रखना, किस मोड पे रीपेमेंट होगा प्रिंसिपल का वो फिक्स होता है और डिसाइड होता है इशू के टाइम पे ही। जब हमने डिबेंचर होल्डर बनाया तभी डिसाइड होगा आपको कैसे पेमेंट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर स्पेसिफाइड। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होती है, स्पेसिफाइड होती है। इट इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये वाला पॉइंट अच्छे से समझना, ये एक तरह से कंपनी के लिए क्या है, चार्ज है। चार्ज मतलब क्या होगा, ये ध्यान रखना, कंपनी प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए। चार्ज मतलब होता है, मैंने आपको पार्टनरशिप के अंदर बताया था, कंपनी प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए कंपनी को देना ही है। तो डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना, वो एक तरह से कंपनी के लिए क्या है, इट इज अ चार्ज। मींस वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट, इट नीड टू पे इंटरेस्ट। तो डिबेंचर बेसिकली क्या होते हैं, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इशूड कंपनी करती है, रिप्रेजेंट करते हैं कर्जे को। सिक्योरिटी जिसके ऊपर कंपनी पे करती है फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जिसको डिबेंचर इशू करते हैं उसको डिबेंचर होल्डर कहते हैं।
फिर मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट इज फिक्स और डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड होती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है और एक तरह से इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। अब क्या होता है इशू ऑफ डिबेंचर की जब हम लोग बात करते हैं, बुक में तुमको कुछ और थ्योरी टॉपिक दिखेंगे बट वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तुम जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहना, ठीक है ना। अब शेयर जब भी कंपनी इशू करती है ना तो हमेशा मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करेगी ना तो मिनिमम पब्लिक का इंटरेस्ट 90% होना चाहिए। बट डिबेंचर के अंदर ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट बोलता है मिनिमम एप्लीकेशन फॉर डिबेंचर 75% होनी चाहिए, ठीक है ना। अब कंपनी डिबेंचर इशू कैसे कर सकती है, तो कंपनी डिबेंचर इशू इधर कर सकती है फॉर कैश, कंपनी डिबेंचर को बेच करके कैश में बेच सकती है, या कंपनी डिबेंचर को कंसिडरेशन अदर देन कैश कर सकती है, या फिर एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी इशू कर सकती है। मतलब कंपनी डिबेंचर को इशू कर सकती है इधर फॉर कैश, या तो पैसा ले ले, या कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा कोई भी अदर फॉर्मेट में, या फिर एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी। ये अपन से अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब टर्म्स ऑफ इशू मतलब कैसे कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, तो इशू कर सकती है पार पे, जहाँ पे इशू प्राइस मतलब मार्केट प्राइस फेस वैल्यू के बराबर हो। फेस वैल्यू आपको पता है ना, जिस वैल्यू पे कंपनी रजिस्टर्ड करती है अपने एमओए के अंदर, मेमोरेंडम में डिबेंचर को जिस रेट पर रजिस्टर्ड कर रखा है वो फेस वैल्यू कहलाती है। तो कंपनी डिबेंचर को बेच सकती है या तो पार पे जब इशू प्राइस खुद फेस वैल्यू के बराबर हो, या कंपनी बेच सकती है प्रीमियम पे जब इशू प्राइस ज़्यादा हो फेस वैल्यू कम हो, या कंपनी बेच सकती है डिस्काउंट पे, इशू प्राइस कम हो फेस वैल्यू ज़्यादा हो। तो कंपनी डिबेंचर को कैसे इशू कर सकती है, या तो कंपनी इशू कर सकती है पार, इशू प्राइस फेस वैल्यू दोनों बराबर हैं, प्रीमियम पे इशू प्राइस ज़्यादा है फेस वैल्यू कम है, और डिस्काउंट पे जब इशू प्राइस कम है फेस वैल्यू ज़्यादा है। इशू प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस, जिस रेट पे कंपनी मार्केट में डिबेंचर को सेल कर रही है। अब ये ध्यान रखना, शेयर्स के अंदर हमने पढ़ा था कोई भी कंपनी शेयर को या तो पार पे बेच सकती है या प्रीमियम पे। कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे नहीं बेच सकती है, बट डिबेंचर के अंदर ध्यान रखना कंपनी कैन सेल इवन एट डिस्काउंट। तो डिबेंचर कैन बी इशूड बाय कंपनी इवन एट डिस्काउंट, ठीक है। तो यहां तक तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा कि डिबेंचर कंपनी के लिए डेट होता है जिसके ऊपर कंपनी पे करती है, इंटरेस्ट चार्ज होता है। कंपनी डिबेंचर को पार पे बेच सकती है, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे बेच सकती है। डिबेंचर कैन बी इशूड फॉर कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग कैसे करना है डिबेंचर की इशू का, ठीक है ना। अब बच्चों देखो ध्यान से समझो अकाउंटिंग कैसे करना है इशू ऑफ डिबेंचर का। तो इशू ऑफ डिबेंचर की अकाउंटिंग की जब मैं बात करता हूं, देखो अकाउंटिंग का सिस्टम वही है जो हम लोग शेयर्स में करते थे, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा नाम बदल जाएगा, है ना। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिबेंचर को हम लोग इशू कर सकते हैं ईदर फॉर कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी। ये तीन तरह के थ्रू हम लोग डिबेंचर को इशू कर सकते हैं, कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी। अब क्या होता है जब हम लोग बात करते हैं कैश की, तो सबसे पहले समझना कि डिबेंचर के अंदर जो इशू प्राइस होती है दैट कैन ईदर बी रिसीव इन लमसम, या तो लमसम में पैसा आ सकता है, 100 का डिबेंचर 100 रुपये एक साथ आ गए, या पैसा इंस्टॉलमेंट में आ सकता है। अब अगर पैसा इंस्टॉलमेंट में आएगा तो वापस वही होगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, जैसा शेयर के अंदर पढ़ते थे। तो या तो पैसा लमसम आ सकता है, 100 का डिबेंचर पे 100 एक साथ आ गए, या इंस्टॉलमेंट में आ सकता है। अब अकाउंटिंग कैसे होगी तो वो ध्यान से समझना। अकाउंटिंग एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इज सेम एज वॉज डिस्कस इन इशू ऑफ शेयर विद द ओनली डिफरेंस दैट देयर इज चेंज इन हेड ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ अकाउंट्स के नाम चेंज होते जाएंगे, ठीक है ना। अब व्हेन इशू प्राइस इज रिसीव इन लमसम, लमसम मतलब मान लो 100 रुपये एक साथ आ गए अपने पास, तो ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आने के लिए अगर एक साथ 100 रुपये और 100 रुपये एक साथ ही आ गए तो हम बोलेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मतलब अगर पूरा पैसा एक साथ आ गया तो बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट करने के लिए करेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब यहाँ पे ध्यान रखना अपन वहाँ करते थे शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से, यहाँ इंस्टेड ऑफ फेस वैल्यू हो जाएगा सिंपल परसेंटेज डिबेंचर। जितने परसेंट है, मान लो 9% है, 10% है, ये जो परसेंटेज होता है ना ये इंडिकेट करता है इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट पे करना है। तो अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर या 10%। अगर अपना कुछ एक्सेस पैसा है रिफंड करना है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू बैंक। आई बात समझ में। ये तो तब होगा जब इशू प्राइस रिसीव लमसम है। अब मान लो अगर इशू प्राइस रिसीव होती है इंस्टॉलमेंट में, तो एंट्री में वापस सिंपल है, कोई चेक करा देता हूं आपको। जब इशू प्राइस रिसीव होती है इंस्टॉलमेंट में तो एप्लीकेशन आने के लिए बैंक टू एप्लीकेशन
आइडिया है? जैसे अपन वहाँ शेयर एप्लीकेशन करते थे, डिबेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा। अलॉटमेंट के लिए वहाँ पे करते थे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहाँ हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। एक्सेस मनी को एडजस्ट करने के लिए एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, अगर अपना प्रोराटा अलॉटमेंट है तो एक्सेस को प्रोराटा पे ट्रांसफर कर सकते हैं अपन ने कंपनी के अंदर पढ़ा था शेयर कैपिटल में। एक्सेस मनी को रिफंड करने के लिए एप्लीकेशन टू बैंक। अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, अपन शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल करते थे, अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर। अलॉटमेंट रिसीव के लिए बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कॉल करने के लिए डिबेंचर कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर, और कॉल आने के लिए बैंक टू डिबेंचर कॉल। ये कंसेप्ट वो का वही है जो अपन लोग शेयर के अंदर पढ़ते थे, वही सब सेम कंसेप्ट है। एक साथ होगा तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज और फिर रिफंड हो जाएगा, ठीक है ना। बैलेंस शीट के अंदर डिबेंचर कैसे प्रेजेंट करने वो मैं आगे समझा रहा हूं, अभी तुम सिर्फ मेजर एंट्री समझ लो, ठीक है ना। अब हम अगर अकाउंटिंग के थ्रू इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात करते हैं तो इलस्ट्रेशन 1 देखना। एसपी कंपनी लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर, 9% इंटरेस्ट है, ऑफ ₹100 ईच एट पार, मतलब 100 का डिबेंचर 100 पे इशू किया, पेबल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल 2020। एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 20 के लिए, डिबेंचर व अलॉटेड ऑन 5 अप्रैल, पास जर्नल एंट्री। सिंपल, बैंक टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट 20,000 इंटू 100, 20 लाख रुपए से। एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर 20 लाख से हो गई एंट्री। आई बात समझ में? बैंक टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट 20 लाख, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 9% 20 लाख से हो गई एंट्री। अगला, हैमर लिमिटेड इशूड 4,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन। अब 20 रुपये एप्लीकेशन पे, तो बैंक टू एप्लीकेशन 4,000 इंटू 20 80,000, एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर 80,000, बैंक टू एप्लीकेशन 80,000, फिर ट्रांसफर कर दिया तो 80,000। अब 20 एप्लीकेशन है, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो बैलेंस कितना बचा? 80 रुपये बैलेंस बचा, तो 80 इंटू 4,000 मतलब 3,20,000 रुपये अलॉटमेंट पे आएंगे अपने को। द डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, एप्लीकेशन रिडीमेबल, रीपेमेंट करना है 5 साल के बाद। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर इशूड डिबेंचर अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट, द अमाउंट वॉज रिसीव ऑन ड्यू डेट, पास जर्नल एंट्री इन प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अभी मैं बाद में समझाता हूँ, ठीक है ना। अब अलॉटमेंट पर 80 रुपये आएंगे, तो अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर 3,20,000 रुपये, और बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट अगेन 3,20,000 रुपीज़। आई बात समझ में? एप्लीकेशन आने के लिए, एप्लीकेशन एडजस्ट करने के लिए, अलॉटमेंट करने के लिए, और बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है ना। तो ये हमने डिबेंचर की एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री करी। अब डिबेंचर को बैलेंस शीट में कैसे शो करना है हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं, हाउ डिबेंचर रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो डिबेंचर बैलेंस शीट के पहले ना मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्वाइट सिंपल, फिर बैलेंस शीट का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब बच्चों ध्यान से समझना, अब जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ कि डिबेंचर को अपने को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कैसे करना है। मैंने अभी आपको अकाउंटिंग बताया था, सिंपल डिबेंचर इशू एट पार का। अब डिबेंचर को अपने को बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोज कैसे करना है, तो ध्यान से समझना। देखो, डिबेंचर एक तरह से कंपनी के लिए क्या है? डेट है। डेट मतलब डिबेंचर एक तरह से कंपनी की क्या है बच्चों? लाइबिलिटी। तो सबसे पहले एक चीज समझना, डिबेंचर आएंगे कौन से हेड में? अंडर द हेड, 2 हेड बताए थे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी और असेट। तो डिबेंचर आर ऑलवेज शोन अंडर द हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये तो सबसे पहले बात ध्यान रखना। डिबेंचर क्योंकि कंपनी का डेट है, डेट मतलब लाइबिलिटी है, तो डिबेंचर विल ऑलवेज बी शोन अंडर द हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटी में डिबेंचर का आएंगे तो हमेशा ध्यान रखना, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में एक हेड होता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। तुमको मैंने बताया था ना बैलेंस शीट का कोडवर्ड, स्वीट सब्जी नहीं खानी, तो उसमें एन का मतलब था नॉन करंट लाइबिलिटी। अब नॉन करंट लाइबिलिटी में अगेन एक और हेड होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वहां पे डिबेंचर रिफ्लेक्ट होंगे, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनेगा अकाउंट्स के अंदर। अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन बता दूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। डिबेंचर जनरली कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटी है, सिंस इनका मैच्योरिटी 12 महीने से ज़्यादा का होगा। डिबेंचर जनरली कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी है क्योंकि इसका मैच्योरिटी 12 महीने से ज़्यादा होता है। और नॉन करंट लाइबिलिटी में डिबेंचर शो होते हैं अंडर द हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नॉन मतलब पहला हेड इक्विटी लाइबिलिटी, उसके अंदर नॉन करंट लाइबिलिटी, और उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जाएगा। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या चीज़ है वो अपन लोग रिफ्लेक्ट करेंगे अंडर नोट्स टू अकाउंट्स। वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे बच्चों? अंडर नोट्स टू अकाउंट्स। नहीं आया समझ में? देखो मैं तुमको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, एक कंपनी का बैलेंस शीट है, तो देखो ध्यान से,
इक्विटी एंड लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1 10 लाख के डिबेंचर है और ये 10 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग को हमने 10,000 9% डिबेंचर ₹100 ईच हमने ऐसे शो कर दिया. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, डिबेंचर शुड बी टेकन एज नॉन करंट लाइबिलिटी एंड शोड अंडर दैट लॉन्ग टर्म बोरोइंग. तो डिबेंचर को हमेशा 99.99 शॉर्ट टर्म बोरोइंग वाला पॉइंट अभी नहीं बता रहा हूं मैं ना, ये बाद में डिस्कस करेंगे. तो फिर समझो, इक्विटी लाइबिलिटी में एक हेड हुआ नॉन करंट, 4 हेड थे. स्वीट सब्जी नहीं खानी, मैंने बताया था स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, ठीक है ना. तो ये एन वाला जो था वो सब हेड नॉन करंट, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग. नोट नंबर 1 10 लाख. अब ये जो नोट नंबर 1 है उसको रिफ्लेक्ट किया लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10,000 डिवेंचर ₹100 ईच 10 लाख रुपीज, ठीक है ना. क्वेश्चन बताता हूँ. देखो अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 2, उसी के अंदर देखो हम लोगों ने डिवेंचर को बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट किया है. तो देखो इक्विटी लाइबिलिटी डिवेंचर कितने के इशू किए अपन ने, 80,320 4 लाख. तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4 लाख के डिवेंचर हो गए 4 लाख. असेट साइड में करंट असेट साइड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि जो पैसा आया वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 2 4 लाख रुपीज, ठीक है. तुम सिर्फ डिवेंचर पे ध्यान दो. अब ये नोट हमने रिफ्लेक्ट कैसे किया है, तो नोट्स पे ध्यान देना रिफ्लेक्शन कैसे हुआ है. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 4,000 10% डिवेंचर ₹100 ईच 4 लाख. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक 4 लाख रुपीज, ठीक है ना. तो डिवेंचर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग बीइंग रिडीमेबल आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है ना. ऑपरेटिंग साइकिल ये छोड़ दो, ये पॉइंट समझ में आया, सिर्फ शो करना देख लो. नोट्स टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहाँ से आया, ये वाला लॉन्ग टर्म बोरोइंग था बच्चों, यह लॉन्ग टर्म बोरोइंग था जिसको हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है. चलो अब ये तो हमने डिस्कस किया कि डिबेंचर को बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट करना है. अब तुम मेरी बात समझना, अगर हम लोग डिबेंचर को इशू करते हैं और मान लो हमने डिबेंचर को इशू किया एट प्रीमियम, डिबेंचर को इशू किस पे किया हमने, एट प्रीमियम. प्रीमियम का मतलब क्या होता है, 100 रुपये का डिबेंचर है, हमने इशू किया 120 पे. प्रीमियम का मतलब क्या होता है, डिबेंचर 100 रुपये का हमने इशू किया 120 पे. अब बताओ 100 रुपये के डिबेंचर को अगर 120 पे इशू किया, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, 20 रुपये का अमाउंट क्या कहलाएगा, तो 20 रुपये कहलाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम. जैसे अपन लोगों ने शेयर्स में डिस्कस किया था ना, तो ज़्यादा पे इशू किया तो डिफरेंस क्या कहलाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम. तो ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा है दिस इज नोन एज प्रीमियम, और नहीं गिवन है तो हमेशा अलॉटमेंट पे ही आएंगे वो, ठीक है ना. तो देख लो आप, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम. तो डिबेंचर आर सेट टू बी इशूड एट प्रीमियम. डिबेंचर इशू प्रीमियम पे कब कहलाएंगे, व्हेन इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर. फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर 100 रुपये का था, इशू किया 110 पे, तो 10 इज प्रीमियम. प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल रिसिप्ट एंड क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. कहाँ पे जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा. If the question does not specify when the premium is called to be paid, it is assumed to be paid along with allotment money. अगर क्वेश्चन प्रीमियम की कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करा है तो हमेशा क्या मानेंगे, कहाँ पे रिसीव हुआ, अलॉटमेंट के साथ रिसीव हुआ है. आई बात समझ में, ठीक है ना. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ बच्चों, एक बार फटाफट आ जाओ. इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, ध्यान देना. इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे एक बार, Intex Limited issued 10,000 10% डिबेंचर ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10% पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन. पूरा एक साथ आ रहा है पैसा. एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर ऑल द डिबेंचर इशूड एंड अलॉटमेंट वाज मेड पास एंट्री. तो पूरा पैसा एक साथ आ गया. तो 10% डिबेंचर है, 100 10% प्रीमियम. ये 10% है ना, हमेशा ध्यान रखना फेस वैल्यू का निकलेगा. 100 का डिबेंचर पे 10% में 110 पे इशू किया, तो 10,000 टू 110 11 लाख. तो बैंक टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट 11 लाख. एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 10% टू सिक्योरिटी प्रीमियम 11 लाख 10 लाख 1 लाख रुपए. आई बात समझ में. जितना एक्सेस रिसीव वो हमने प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया. बहुत सिंपल केस है. ये सब वही है जो अपन ने डिबेंचर शेयर के अंदर पढ़े थे, ठीक है ना. नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट नोट लिखा है बुक के अंदर, व्हेन इशू प्राइस इज पेबल इन लमसम. मान लो एक साथ आए तो अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन क्रेडिट होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे. जब इशू प्राइस इंस्टॉलमेंट में आती है तो अमाउंट रिसीव एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन पे. अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज प्रिज्यूम्ड टू बी पेड अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी. अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो हमेशा अपन प्रीमियम को क्या मानेंगे, अलॉटमेंट के साथ आगे, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो. बताओ यहाँ तक समझ में आ गया पूरा, कोई डाउट. अब हम लोग बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लो. लेमन ट्री लिमिटेड इशूड 5,000 9% डिवेंचर ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेबल एज एप्लीकेशन पे 50, अलॉटमेंट पे बैलेंस. तो 100 रुपये का डिबेंचर 20% प्रीमियम, मतलब इशू प्राइस 120 रुपये, एप्लीकेशन पे 50 रुपये, अलॉटमेंट पे बैलेंस मतलब 70 रुपये अलॉटमेंट पे आएंगे, ठीक है ना. तो बैंक टू एप्लीकेशन 5,000 टू 50 250,
एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर अगेन 2,50,000, अलॉटमेंट टू 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो 5,000 इंटू 50 और इंटू 20 अलॉटमेंट और पैसा आ गया बैंक टू अलॉटमेंट 3.5 लाख रुपए। आई बात समझ में? ये अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्लियर है ना? मैं उम्मीद कर रहा हूँ याद यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है आपको। अब बच्चों अगले वीडियो के अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट पे, कि डिस्काउंट पे डिबेंचर कैसे इशू होते हैं और अकाउंटिंग एंट्री इन केस ऑफ डिस्काउंट कैसे होगी, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो तो इतना तक देख लेना, एक बार सॉल्व क्वेश्चन ही कर लेना, अनसॉल्व नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। आपको अगर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरे को मैसेज कर दो, 9929411361 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको सारा अपडेट रेगुलर व्हाट्सअप ग्रुप पे मिलता रहेगा। ठीक है ना? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।